Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha. Today we learn about bar bending schedule. कि बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम बार बेंडिंग शेड्यूल करते क्यों हैं, एडवांटेजेस क्या है बार बेंडिंग शेड्यूल करने के। तो आज हम ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो फर्स्टली व्हाट इज़ बार बेंडिंग शेड्यूल। तो बार बेंडिंग शेड्यूल जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रीइंफोर्समेंट बार को कट करके एंड बेंड करके जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्टेयर केस, रूफ, स्लैब, बीम, हमें जहाँ पे भी जैसी भी रिक्वायरमेंट है रीइंफोर्समेंट बार की, उसको कट एंड बेंड करके उसी मेज़रमेंट के हिसाब से उसमें लाना, यही बार बेंडिंग होता है। नाउ सी, अब जैसे हमने कहा कि कितनी लेंथ की बार, जैसे मतलब कितनी लेंथ की हमें बार चाहिए, ठीक है, कितना कहाँ पे लगेगा। जैसे स्लैब में हमारा कुछ और यूज़ होता है, रूफ में अगर हम कर रहे हैं तो कुछ और यूज़ होगा, उसका जो लेंथ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, हम ये सारी चीज़ें एक बार में तो माइंड में रख नहीं सकते हैं कि अच्छा हमें यहाँ पे इतने लेंथ की लगाने लगा दो, यहाँ पे ऐसा करना कर दो। तो हम इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, एक पेपर पे लिख लेते हैं, एक अच्छे से शेड्यूल में उसको लिख देते हैं, लिस्टिंग कर लेते हैं हम उसकी प्रॉपर, उन चीज़ों की प्रॉपर लिस्टिंग कर लेते हैं। तो ये सारी जो हम लिस्टिंग करते हैं यही हमारी शेड्यूलिंग होती है। दैट्स वाई हम इसको बार बेंडिंग शेड्यूल करते हैं, कहते हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल मीन्स बार को कट करके या बेंड करके जितनी भी लेंथ या रिक्वायरमेंट है हमारी उतने पे उसको कट करके और बेंड करके लगाना, एंड उसको प्रॉपर शेड्यूलिंग करके उसमें लगाना कि जितना जितना भी हमें ड्राइंग शीट्स में अवेलेबल है उसके हिसाब से हमें उसको कट और बेंड करना पड़ता है। यही हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल होता है। नाउ सी की डिटेल्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लोकेशन एंड मार्किंग ऑफ बार। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बार यहाँ पे सीधा लगाया, इसके बगल में दूसरा लगा देंगे। तो हमें ड्राइंग शीट में अच्छे से देखना होगा कि किस लोकेशन पे हमें बार लगानी है, कितने डिस्टेंस पे हमें दूसरी बार प्रोवाइड करवानी है। ये सारी लोकेशन एंड मेकिंग ऑफ बार्स, मार्किंग ऑफ बार्स। सेकेंड, टाइप ऑफ बार, हमें किस टाइप का बार यूज़ करना है वो। साइज़ ऑफ बार, हमें कितने साइज़ का बार चाहिए। कटिंग लेंथ ऑफ बार, अब हमें रूफ स्लैब मान लो बनाना है और हमें उसमें 50 मीटर चाहिए बार, और हमें क्या कहते हैं, हमने काटा 45 का, तो हमारा तो छोटा पड़ जाएगा, या हमने काटा 55 का, तो इतना तो हमारा 5 मीटर का वेस्ट चला गया। तो कटिंग लेंथ को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है बार बेंडिंग शेड्यूल करते टाइम। नंबर ऑफ बार्स के कितने बार्स लगेंगे हमारे। बेंडिंग डिटेल्स ऑफ बार, हमारा बार कहाँ से कितना बेंड होगा, कितने डिग्री पे बेंड होगा ये। एंड टोटल क्वांटिटी, कि हमारी टोटल रीइंफोर्समेंट जो है वो कितनी लगने वाली है इसके अंदर। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल। सो इसमें कटिंग लेंथ एंड बेंडिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट कैन बी डन, बिकॉज जो हमारी हम शेड्यूल पहले कर चुके होते हैं, हमें कितना बार कहाँ पे चाहिए, तो हम इसमें कटिंग एंड बेंडिंग जो होती है रीइंफोर्समेंट की वो कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बीबीएस जो है वो अवॉइड करता है वेस्टेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट को। कैसे अवॉइड करते हैं, यही बिकॉज ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल हमें उसमें प्रोवाइडेड रहती है कि इतने लेंथ का ही बार चाहिए, इतने साइज़ का चाहिए। तो हमारे जो स्टील इन्फोर्समेंट की वेस्टेज है इसी वो हमारे बच जाती है। ऐसा नहीं है कि हमने बस सारे 10-10 मीटर के काट दिए बार्स और हमें सब में 8-8 मीटर चाहिए, तो 2-2 मीटर हमारे सब में से वेस्ट चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, इसमें हमारा पहले से बार बेंडिंग शेड्यूल बना होता है, तो वो अवॉइड करता है स्टील इन्फोर्समेंट को, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बचता है। ये हमारा प्रोवाइड करता है बेटर एस्टिमेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट या स्टील रिक्वायरमेंट ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर मेंबर के लिए। सपोज हमें, जैसे अभी हमने बात की कि हमें स्टेयर केस बनाना है, हमें लिंटर डालना है, आरसीसी लिंटर डालना है, तो इन सब के लिए हमारा क्या होता है, ये बेटर मतलब एस्टिमेशन प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर का। नाउ ये मतलब इजी एंड फास्ट प्रिपरेशन होती है बिल की। कि कैसे होती है इजी एंड फास्ट प्रिपरेशन बिल्स की, बिकॉज हमें ये तो पता ही होता है हमें कितना क्वांटिटी बार चाहिए, हमें कितना कहाँ पे लगेगा, ये सब हमारे पास सारी डिटेल रहती है, बस बिलिंग करना रहता है। तो ये बहुत इजी प्रोसेस, मतलब थोड़ा फास्ट हो जाता है और थोड़ा इजी हो जाता है इसको करने के लिए। जो बीबीएस है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ड्यूरिंग ऑडिटिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट, एंड ये प्रोवाइड्स करता है चेक फॉर थेफ्ट। मतलब जैसे कि अगर हमें बार बेंडिंग शेड्यूल में दे रखा है कि 100 क्विंटल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लग जाएंगी हमें, ठीक है, तो उसमें कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने शेड्यूलिंग में तो पूरा शेड्यूल करके ही दिया है उनको कि कहाँ पे कौन सी बार लगेगी, कितनी बार लगेगी। तो हमने शेड्यूलिंग में तो प्रॉपर उनको लिस्टिंग करके दिया हर जगह की। तो इसी वजह से यहाँ पे जो थेफ्ट है ये कम हो जाती है, यहाँ पे चोरी मतलब रीइंफोर्समेंट्स बार की। नाउ हम
हम स्टील ही क्यों प्रोवाइड करते हैं रिइंफोर्समेंट बार के लिए, मतलब वाई स्टील इज़ यूज्ड एज रिइंफोर्समेंट बार, कुछ तो होगा इसका। तो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्टील जो है ये कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, जो कि जो कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सिमिलर हैं कंक्रीट के, ठीक है। ये गुड रेजिस्टेंस है अगेंस्ट कोरोजन फॉर हायर ड्यूरेबिलिटी। इसकी गुड बॉन्डिंग रहती है कंक्रीट के साथ। ये जो है इसकी गुड बेंडेबिलिटी रहती है फॉर प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड शेप। ईजिली बेंड हो जाता है, मतलब हम जहाँ से इसको बेंड करना चाहें, हमें जहाँ पे जिस शेप की रिक्वायरमेंट है उस शेप में हम इसको बेंड कर सकते हैं रिक्वायर्ड शेप के हिसाब से, ठीक है। और ये अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, गुड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फॉर इकोनॉमिक डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स। नाउ ये तो हमारे थे कि हम स्टील एज अ रिइंफोर्समेंट बार कैसे यूज़ करते हैं, मतलब क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट बार कौन कौन से होते हैं। सो टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट बार हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, FE250, FE415 एंड FE500। तो पहले की जो कंस्ट्रक्शन होती थी उसमें हम FE250 यूज़ करते थे, बट अब हम FE415 या FE500 यूज़ करते हैं, बिकॉज FE250 जो है वो बिल्कुल प्लेन बार होते हैं, इसमें रिब्स और लग्स नहीं होते, जैसे कि आप अभी अपने स्क्रीन पे फिगर में देख रहे होंगे। उसके बाद आया FE415, इसमें जैसा आप फिगर में देख रहे होंगे रिब्स बनी होती हैं। इसमें क्या होता है, बार्स और ज़्यादा अच्छे से कंक्रीट के साथ बाइंड होते हैं और ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी होती है इनके कंक्रीट के साथ। अब कैसे पता चलेगा कि ये FE415 है या FE500 बार है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो ये मेथड है कि ये मतलब लिखा ही होता है बार पे ऑलरेडी कि FE415 है या FE500 है। एंड दूसरा आप इससे भी लगा सकते हैं कि रिब्स एंड लग्स के पैटर्न से। रिब्स एंड लग्स के पैटर्न से मीन्स अगर सिर्फ रिब है बार पे तो वो FE415 होता है, एंड अगर रिब्स एंड लग्स दोनों हैं तो वो FE500 बार होती है। नाउ साइज एंड यूनिट वेट ऑफ बार। तो अभी हमने इससे पहले के वीडियो में डिस्कस करा था कि यूनिट वेट ऑफ बार का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ D²/162। आपको मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें 50+ क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में बेसिकली पूछे जाते हैं, ऐसे ही MCQ टाइप, और जो बेसिक नॉलेज है सिविल इंजीनियरिंग की वो उसमें डिस्कस्ड है। तो क्या है D²/162। तो सपोज हमें 8 mm डाया ऑफ बार है हमारी, ठीक है, उसका यूनिट वेट निकालना है उस बार का। तो क्या होगा, 8 × 8 डाया ऑफ बार तो हमें दे रखा है, गिवन है 8 × 8 अपॉन में 162, तो कितना आ जाएगा 0.395 kg/मीटर। 10 mm का निकाल लेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा इसी फॉर्मूले से, D²/162 से 0.617 kg/मीटर। 12 mm का 0.889 kg/मीटर। 16 mm का 1.580 kg/मीटर। इसी हिसाब से हम बाकियों का भी निकाल लेंगे, 20 mm का 22, 25, 32 में जिसका भी निकालना है हम इस फॉर्मूले के हिसाब अकॉर्डिंग, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे यूनिट वेट ऑफ बार को D²/162 से। नाउ बार डिडक्शन एंड वैल्यूज़। सो बार डिडक्शन क्या होता है एंड क्यों होता है ये देख लेते हैं। तो जो बेंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ बार, इसका मतलब सी जब हम बार को बेंड करते हैं, ठीक है, ये टेंशन मेंबर है, तो सपोज यहाँ से हमने बेंड किया जैसा भी आप फिगर में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ इलोंगेशन होगा। तब जब ये इलोंगेशन होता है तब हमारा ये बेंड एंगल जो होते हैं ये 45 डिग्री होता है, या तो 90 डिग्री या 135 या 180 डिग्री पे। इन 4 एंगल्स में हमारी बेंड होती हैं बार्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ शेप। अब ड्यू टू दिस इलोंगेशन जो हम किसी भी बार का कोई भी शेप बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, डायमंड, कोई भी शेप बना रहे हैं, तो उस इलोंगेशन की वजह से साइज ऑफ बार जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। सपोज मुझे 1 मीटर बार चाहिए जो हमारे ड्राइंग शीट्स पे मेंशन है कि सपोज, तो जब हम साइड्स पे वो बार कट होगा ना तो एक्चुअल लेंथ से थोड़ा कम कट होगा, बिकॉज जब बार बेंड होगा तो बेंड होके ये अपने ओरिजिनल शेप को रिकवर कर लेगा। इसलिए जो एक्चुअल लेंथ हमें चाहिए होती है वो कम होती है ड्राइंग शीट्स पे जो हम लिखते हैं या फाइंड आउट करते हैं उससे। हमने अगर ड्राइंग शीट्स पे 1 मीटर लिखा है तो 1 मीटर से हम थोड़ा कम ही कट करेंगे उस बार को, क्योंकि हम उसको बेंड करेंगे तो
वो थोड़ा इंक्रीज़ होगा इलोंगेशन की वजह से उसका लेंथ। तो यही हमारा होता है बेंड डिडक्शन एंड वैल्यूज़, ठीक है। तो नाउ हम ये देख लेते हैं कि जो भी ये डिडक्शन है इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी अलग अलग एंगल्स के लिए। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि जो एंगल्स होते हैं वो 4 एंगल्स पे ये जो है बेंड होती हैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो 45 डिग्री पे जो एंगल होगा हमारा, मतलब वैल्यूज़ होगी, डिडक्शन है, इनकी वैल्यूज़ हम देख रहे हैं। तो जो 45 डिग्री पे वैल्यू होगी वो है 1D, 90 डिग्री पे होगी 2D, 135 डिग्री पे होगी 3D एंड 180 डिग्री पे होगी ये 4D, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ क्लियर कवर एंड इफेक्टिव कवर? क्लियर कवर एंड इफेक्टिव कवर पे हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लीज़ वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो क्लियर कवर क्या होता है? ये जो होता है, ये क्लियर कवर को ही, पहले तो ये कि क्लियर कवर को ही नॉमिनल कवर भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर कहीं पे आपको क्लियर कवर या नॉमिनल कवर पूछ लिया जाए तो ये जो होता है, ये होता है इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन आउटर बाउंड्री ऑफ द मेंबर मीन्स बीम टू द सरफेस ऑफ द रिइंफोर्समेंट। जैसा कि अभी आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, ये रिइंफोर्समेंट के नीचे से लेके ये बीम तक के आउटर सरफेस तक का डिस्टेंस जो है, ये होता है हमारा क्लियर कवर, ठीक है। एंड इफेक्टिव कवर क्या होता है? इफेक्टिव कवर जो होता है हमारा, ये हमारा होता है डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ अ मेंबर सेंट्रॉइड ऑफ द रिइंफोर्समेंट। कैसे कि जैसे ये यहाँ पे हमारा क्या था, रिइंफोर्समेंट के नीचे से आउटर बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो होता है, ये हमारा होता है क्लियर कवर। इसमें क्या होता है, रिइंफोर्समेंट के बीच से, ठीक है, यहाँ से सेंट्रॉइड से लेके और आउटर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारा होता है इफेक्टिव कवर। नाउ वैल्यूज़ ऑफ क्लियर कवर। तो हम डिफरेंट कास्टिंग्स के लिए डिफरेंट क्लियर कवर का यूज़ करते हैं एज़ पर IS कोड्स। जैसे कि हम फुटिंग के लिए 50 mm क्लियर कवर यूज़ करते हैं, कॉलम के लिए हम 40 mm क्लियर कवर यूज़ करते हैं, बीम के लिए 25 mm, स्लैब के लिए 20 mm, स्टेयर केस के लिए 15 mm, लिंटल या छज्जे के लिए 15 mm, पाइल के लिए 60 mm एंड पाइल कैप के लिए भी 60 mm। ये वैल्यूज़ ऑफ क्लियर कवर हैं जो कि हमारी यूज़ होती हैं इन चीज़ों में। नाउ अब हम कुछ स्टैंडर्ड कोड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो कि यूज़ होता है BBS में बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने में। तो एक होता है हमारा IS 456-2000, ये हमारा होता है प्लेन एंड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए। IS मीन इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। दूसरा IS 2502 एंड 1963, ये होता है हमारा कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग। थर्ड IS 5525 1969, ये होता है डिटेलिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट इन RCC वर्क। फोर्थ SP 34 1987, SP क्या होता है, स्पेशल पब्लिकेशन होता है। सो SP 34 1987 जो है, ये होता है हमारा कंक्रीट रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग के लिए। तो ये कुछ हमारे स्टैंडर्ड कोड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल करते टाइम। आई होप यू like this video. If you like this video, please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.